अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आज हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस का एक अहम लेक्चर लेकर आए हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? इससे पहले अच्छी बात बेटा, जब भी आप उठते हो तो नए दिन का आगाज नई सोचों से करो। अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसके मतलब पॉजिटिव सोचे, सोचकर आगे बढ़ो। और याद रखिए, यह हदीस भी है, जिसका कल आज कल से बेहतर नहीं है वो बर्बाद हो गया। यानी आपने जो कल गलतियां की थी उनको नजरअंदाज करके, उनका एहसाब करके, उनकी जगह पॉजिटिव सोचें लेकर अच्छे तरीके से आगाज करना है। यानी कि हम समझदार बन रहे हैं। समझदार होने की वजह से हमने कल से अपना आज बेहतर करना है, हम फिर बेहतर होंगे। अगर नहीं बेहतर कर पाएंगे तो हमारे अंदर नई सोचें नहीं आएंगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी हदीस है, जिसको ये कि हमारा आज कल से बेहतर होना चाहिए। तो आज बेटे हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है जी? ड्राइवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आज हमारा टॉपिक है। ड्राइवेशन हमने अखज करना है, मालूम करना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का लफ्जी मतलब होता है परफेक्ट, 100%। एक तो आप कहते हैं ना 100 में से 99%, 99.99%, 99.98%। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये दोनों नहीं होंगे। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल खालस, परफेक्ट, ना 99.99, ना 99.998, बल्कि 100 का 100%, 100 का 100% जो परफेक्ट, जो खालस होता है जी। तो आज हमने एब्सोल्यूट खालस टेम्परेचर ड्राइव करना है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है जी? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, the theoretical hypothetical temperature at which volume of gas becomes equal to zero। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, इसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है, इसे देखेंगे, इसलिए ये थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है। तो सेंटीग्रेड पर ये होता है -273 सेंटीग्रेड और केल्विन के ऊपर ये जीरो होता है। तो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 सेंटीग्रेड एक दूसरे के इक्वल है। और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स होते हैं जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। अभी ये तो हो गया क्लियर कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो सेंटीग्रेड पर ये -273 सेंटीग्रेड और केल्विन के ऊपर ये जीरो होता है, जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट स्केल, जो एब्सोल्यूट स्केल से मेजर किया जाता है टेम्परेचर, उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। हमारे पास तीन तरह के स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन जो है एब्सोल्यूट स्केल होता है और परफेक्ट स्केल है। डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, इन पर ये टेम्परेचर ड्राइव नहीं कर पाएंगे, अभी हम देखेंगे। तो इसलिए द टेम्परेचर व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट स्केल, तो एब्सोल्यूट स्केल केल्विन के ऊपर मेजर किया जाता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अब केल्विन को एब्सोल्यूट क्यों कहा जाता है और डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट को एब्सोल्यूट क्यों नहीं कहा जाता, इसका ऐसी लेक्चर के दरमियान में भी मैं आपको बताऊंगा। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं तो आपको सारी रीजन बताऊंगा। आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का बड़ा फर्स्ट क्लास, बड़ा फैंटास्टिक लेक्चर है, जिसमें आपका कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो जी आगे चलते हैं। तो फिर आपके पास ये जो केल्विन अभी हमने कहा कि ये एब्सोल्यूट स्केल है, परफेक्ट स्केल है, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट परफेक्ट स्केल नहीं है। अब हमने जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, इसको ड्राइव करना है। तो इस टेम्परेचर के दरमियान, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो कौन सा लॉ हमें
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को ड्राइव करने में मदद दे सकता है, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हो, वो हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब बच्चों ये जो चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, इसमें जनरल बिहेवियर ऑफ गैस बयान किया गया है। सिर्फ ये कहा गया कि गैस का वॉल्यूम गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। इसको विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी तो नहीं बयान किया, जबकि हमने चार्ल्स लॉ के ऊपर एक क्वांटिटी 0 केल्विन या -273 सेंटीग्रेड को ड्राइव करना है, तो इसलिए हमें चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दरकार है। तो चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट लेते हैं जी। विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ ये होती है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस increases or decreases by 1/273 of original volume of gas at 0 centigrade for every 1 centigrade rise or fall in temperature respectively। ये आपके पास चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटली जो मालूम की गई है कि अगर हम गैस का वॉल्यूम 273 क्यूबिक सेंटीमीटर लें, कितना 273 क्यूबिक सेंटीमीटर लें, तो हर सेंटीग्रेड के इजाफे पर 0 से लेकर 1 सेंटीग्रेड में इजाफा करें तो गैस के 273वां हिस्सा इंक्रीज करेगा 1 सेंटीग्रेड के इजाफे से। इस डेफिनेशन में ये बताया गया है। अब 273 क्यूबिक सेंटीमीटर का 273वां हिस्सा कितना होता है? टोटल 273 है, 1 डिवाइडेड बाय 273, ये 1 इसका 273 का 273वां हिस्सा है। अगर हम लिखे 2 बाय 273 तो ये 2 जो है 273 का दूसरा हिस्सा है। अगर हम लिखे 3 बाय 273 तो वो 273 का थर्ड हिस्सा है। इस तरह अब 273 का जो एक हिस्सा है वो 1 बाय 273 होगा। तो वो ये कहता है कि जब हम 1 सेंटीग्रेड में इजाफा करते हैं तो 273 में हिस्से मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इजाफा होता है। अगर हम 1 सेंटीग्रेड में कमी करेंगे तो उसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 273वें हिस्से में कमी होगी। आप देख लें, जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना वॉल्यूम बढ़ता है, जितना टेम्परेचर कम करते हैं उतना वॉल्यूम कम होता है। इस क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर एग्जैक्टली एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस तरह हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट अब हमने बना ली है कि अगर गैस 273 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो 1 सेंटीग्रेड में इजाफे से उसका 273वां हिस्सा यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज करता है। अगर 1 सेंटीग्रेड कमी हो तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी उसके 273वें हिस्से में कमी वाक़ई होती है। अब तुम इस क्वांटिटी को हमने ड्राइव करना है, तो क्वांटिटी तो मैथमेटिक्स में वही ड्राइव होती है, तो फिर हमें मैथ की जरूरत है ताकि इसको ड्राइव कर सके, इसको मैथ के लिहाज से क्वांटिटी को साबित कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं जी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हम मैथमेटिकल इक्वेशन लेंगे, वो होती है VT V0 1 प्लस T ओवर 273। ये जो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है ये ऊपर वाली क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट की इक्वेशन है, इसकी एक्सप्रेशन है। तो अब हम इसे अभी साबित करेंगे कि ये बिल्कुल इसके ऊपर पूरा उतरती है। अब ये VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T ओवर 273। तो ये VT क्या है जी? ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट
any temperature at सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है जी, ये आपके पास सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर एट एनी टेम्परेचर कर लें, एट एनी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड के अंदर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये वॉल्यूम ले सकती है। वी नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 सेंटीग्रेड की टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो तीन चीजें इसके अंदर आ रही हैं, वीटी वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर, वी नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 सेंटीग्रेड, टी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अब इस इक्वेशन को अब हम साबित करते हैं जी कैसे ये ऊपर वाली क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के ऊपर पूरा उतरती है। अब ये एट 0 सेंटीग्रेड के ऊपर, एट 0 सेंटीग्रेड के ऊपर आपने वी नॉट वॉल्यूम हम लेते हैं 540 क्यूबिक सेंटीमीटर, सपोज करते हैं 0 सेंटीग्रेड के ऊपर जो वॉल्यूम वी नॉट है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी वॉल्यूम लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ये ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वी नॉट के ऊपर कोई भी सपोज कर ले, 473, 546, 544, 293, कोई भी, लेकिन क्योंकि आसानी की खातर स्टेटमेंट में 273 दिया गया है ना जो क्वांटिटेटिव, तो हम इसका डबल 546 क्यूबिक सेंटीमीटर ले रहे हैं, आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, आसानी की खातिर कर रहे हैं। अब 0 सेंटीग्रेड के ऊपर वी नॉट वॉल्यूम हम 540 क्यूबिक सेंटीमीटर ले रहे हैं। 540 क्यूबिक सेंटीमीटर का 273वां हिस्सा क्या होता है? 1/273 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 क्यूबिक सेंटीमीटर आता है, यानी कि 540 अगर हम गैस सिलेंडर में बच्चों लेते हैं तो इसका 273वां हिस्सा कितना आता है? 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर अब अगर हम 0 से 1 सेंटीग्रेड में 1 सेंटीग्रेड में इजाफा होगा तो 540 के 273वें हिस्से यानी 2 क्यूबिक सेंटीमीटर में इजाफा होगा। अगर हम 1 सेंटीग्रेड कमी करते हैं तो इस 540 के 273वें हिस्से यानी 2 क्यूबिक सेंटीमीटर में कमी होगी। तो 540 का 273वां हिस्सा कितना होता है? 2। 273 को जब 540 पर डिवाइड किया तो इसका 273वां हिस्सा आ गया। किसी भी कोई भी टेम्परेचर यहाँ अगर आप लेंगे उसके ऊपर 273 डिवाइड करें उसका वो 273वां हिस्सा आ जाएगा। कोई भी टेम्परेचर लें यहाँ पुट करें उसके ऊपर 273 डिवाइड करें वो उसका 273वां हिस्सा होगा। अब हम जी देखते हैं एट 1 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड के ऊपर देखते हैं ये स्टेटमेंट पूरी उतरती है। 1 सेंटीग्रेड Vt इज इक्वल टू वी नॉट हमने कितना लिया होगा जी? 540, ठीक हो गया, इनटू 1 प्लस, अब टेम्परेचर कितना ले रहे हैं? 1। यहां पर जो आपने टेम्परेचर है वो पुट करना है जितना आप जितने टेम्परेचर पर आप ले रहे हैं। 1 आ गए डिवाइडेड बाय 273, 540 273 प्लस डिवाइडेड बाय 273। तो बेटा इसको अगर हम हल करें तो ये हमारे पास 548 आता है, 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि अब आप 1 सेंटीग्रेड इजाफा करते हो तो वो 546 से बढ़कर 548 हो जाता है। यानी कि 1 सेंटीग्रेड के इजाफे में 2 क्यूबिक सेंटीमीटर में इजाफा होता है। तो बिल्कुल ठीक है जी ये स्टेटमेंट हमारी कि अब हमने 1 सेंटीग्रेड लिया और यहाँ 1 पुट किया तो हल किया तो 548 आ गया। तो वी नॉट के ऊपर हमारा 0 सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम कितना था? 546, और 546 से बढ़कर कितना हो गया? 548। अभी हमने कहा कि 1 सेंटीग्रेड के इजाफे से 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इजाफा होगा और 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इजाफा हो रहा है। आगे हम जी एट 10 सेंटीग्रेड पर लेते हैं तो यहां से हम मिटा देते हैं एट
10 सेंटीग्रेड at 10 सेंटीग्रेड 10 सेंटीग्रेड के ऊपर Vt इज इक्वल टू वी नॉट 546 होता है इंटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 273। तो अगर इसको हम हल करें तो ये हमारे पास 273 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 566 क्यूबिक सेंटीमीटर आता है। अब 10 सेंटीग्रेड इजाफा करते हैं तो 1 सेंटीग्रेड के मुकाबले में कितना इजाफा होता है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीग्रेड इजाफा किया तो 546 के अंदर 20 और जमा कर दे तो मतलब 566 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, बिल्कुल स्टेटमेंट के मुताबिक। एट -1 सेंटीग्रेड, -1 सेंटीग्रेड पर देखते हैं जी। Vt इज इक्वल टू 546 इंटू 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 273। आपने जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम मालूम करना है वो टेम्परेचर इधर T की जगह रख देना है। किसकी जगह? T की जगह। अब हम -1 ले रहे हैं तो यह -1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो -1 सेंटीग्रेड के ऊपर Vt वॉल्यूम हासिल करते हैं 273 -1 डिवाइडेड बाय 273, तो ये आता है 544। अब 1 सेंटीग्रेड कम किया है तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कमी होगी, तो 0 सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 546 है, एक -1 सेंटीग्रेड कम करने पर इसमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कमी होकर 544 आ गया है। अब जी हम मालूम करेंगे एट 100 सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू। जो इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी इक्वेशन है बेटा? मैंने उधर मिटा दिया, इधर मैं लिख देता हूं। क्या होती है? Vt इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। अब देखें जी, अब आपके पास एट 100 सेंटीग्रेड के ऊपर Vt इज इक्वल टू वी नॉट 546 आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ t की जगह पर अब 100 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 273। इसको हल करें तो ये हमारे पास 746 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक सेंटीग्रेड में 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इजाफा होता है तो 100 में कितना होगा? 200 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें जमा कर दें 546 में तो ये 746 हो जाएगा और 746 आ रहा है एट -273 सेंटीग्रेड। अब ये आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जैसे कि अभी हमने कहा है कि आपके पास -273 सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है बच्चों? -273 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन और इसके ऊपर वॉल्यूम जो है वो 0 होता है। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर था। अब ये -273 सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक इस पर वॉल्यूम 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन के लिहाज से। एट -273 सेंटीग्रेड Vt 546 इंटू 1 प्लस -273 डिवाइडेड बाय 273। तो अगर हम इसको हल करें 273 -273 डिवाइडेड बाय 273 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, आप देखें ये 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0 होगी। अब -273 सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम 0 हो रहा है, इसका मतलब दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बाय आवर डेफिनेशन। और इस एक्सप्रेशन के जरिए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट पूरी हो रही है कि अगर हम -273 सेंटीग्रेड कमी करेंगे तो ये 546 क्यूबिक सेंटीमीटर खत्म होकर 0 हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर के ऊपर 0 होगा और दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर
-273 सेंटीग्रेड, और ये केल्विन में 0 के बराबर होता है। अब चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग चार्ल्स लॉ इन सेंटीग्रेड के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स लॉ क्या होता है, V और T इक्वल टू K, के V और डिवाइडेड बाय T की जो रेशियो होती है ये कांस्टेंट होती है, K के बराबर होती है। ये क्या K के बराबर हो रही है, देखते हैं जी। हम दो टेम्परेचर और दो वॉल्यूम लेंगे, तो इसका मतलब V1 और T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू K के बराबर जवाब है। अब हम जी V1 लेते हैं। V1 आपके पास यहाँ पर 10 सेंटीग्रेड, इसको हम T1 कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, T1, इसको हम T1 कहेंगे, ठीक हो गया जी। और जो आपके पास 100 सेंटीग्रेड है इसको हम कहेंगे T2। आप इन दोनों टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम लेते हैं जी। आपके पास T1 के ऊपर जो वॉल्यूम है 566 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये V1 वॉल्यूम होगा, और 100 सेंटीग्रेड के ऊपर जो वॉल्यूम होगा इसे हम कहेंगे V2। अब पुट करें जी, आपके पास V1 वॉल्यूम कितना है, आपके पास 566, ठीक हो गया। और T1 टेम्परेचर कितना है आपके पास 10, और V2 वॉल्यूम कितना है जी आपके पास 746, T2 टेम्परेचर कितना है 100। अब जरा गौर करें बच्चों कि ये पूरा उतर रहा है, 10 को डिवाइड करें तो 56.6 आता है, और ये आपके पास आता है 7.46। दोनों साइड बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। 566 पर 10 डिवाइड किया तो 56.6 आया, 746 पर 100 डिवाइड किया तो 7.46 आया। ये दोनों साइड बराबर नहीं है, जवाब कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो चार्ल्स लॉ अब सेंटीग्रेड के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए हमने कहा था ये एब्सोल्यूट परफेक्ट स्केल नहीं है, क्योंकि चार्ल्स लॉ इसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। तो ये भी बताएंगे क्यों नहीं है, लेकिन यही आपके पास केल्विन स्केल के ऊपर पूरा उतरेगा, केल्विन स्केल के ऊपर ये पूरा उतरेगा और वो एब्सोल्यूट परफेक्ट स्केल होगा। तो केल्विन स्केल के लिए करते हैं जी, केल्विन स्केल के लिए हमें केल्विन स्केल में दो टेम्परेचर मालूम करने होंगे, T1 और T2। वॉल्यूम तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, ठीक है। तो केल्विन स्केल, अच्छा मुझे जो केल्विन स्केल है आपको पता है, केल्विन स्केल में केल्विन को हम सेंटीग्रेड से कैसे मालूम करते हैं। केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273। हमने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि अगर सेंटीग्रेड के अंदर 273 को जमा करते हैं जवाब क्या आता है, केल्विन। कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, के सेंटीग्रेड के अंदर 273 को जमा करते हैं जवाब किसमें आएगा, केल्विन में। अब आपके पास ये 10 सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 10 सेंटीग्रेड को अगर हम जमा करें 273 में तो ये 283 आपके पास केल्विन हमारे पास आंसर आ गया। ये पहला T1 है। अच्छा इसी तरह केल्विन में दूसरा टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करें, 100 सेंटीग्रेड को 273 में जमा कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। और इसको हम कहेंगे T2 टेम्परेचर, ये आपके पास T2। अब अप्लाइंग चार्ल्स लॉ इन केल्विन, केल्विन के अंदर चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब जवाब कांस्टेंट के आना चाहिए। V1 वॉल्यूम हमारे पास कितना था
सर जी पता है 566 है, 566। अब ये 10 सेंटीग्रेड के ऊपर है, 10 सेंटीग्रेड को हमने जो केल्विन में कन्वर्ट किया है 283। अब ये T1 हमारा केल्विन में बन गया है, तो इसके ऊपर 283 को डिवाइड करते हैं T1 टेम्परेचर को। V2 वॉल्यूम क्या है, 100 सेंटीग्रेड हमारा T2 टेम्परेचर था, इसके ऊपर हमारा V2 वॉल्यूम 746 है। अब इस 100 सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है, वो हमारा 373 T2 टेम्परेचर, तो इसके ऊपर भी यही वॉल्यूम होगा 746 डिवाइडेड बाय 373। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो दोनों को डिवाइड करें तो जवाब आंसर 2 आता है, K कांस्टेंट 2 आता है। यहां पर V इक्वल टू T पूरा रिलेशन हो रहा है। तो देखें, इसलिए चार्ल्स लॉ परफेक्ट एब्सोल्यूट स्केल है। आपने जब दोनों टेम्परेचर को दोनों वॉल्यूम पर तकसीम किया, जवाब कांस्टेंट K आया। V और T का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट आई और चार्ल्स लॉ पर पूरी उतरी, और डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये पूरी नहीं उतरती, और वो इसलिए एब्सोल्यूट स्केल नहीं है। ये इसलिए एब्सोल्यूट परफेक्ट स्केल है क्योंकि इसके ऊपर चार्ल्स रिलेशन V इक्वल टू T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होते हैं, या बॉयल्स रिलेशन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, चार्ल्स और बॉयल्स के दोनों रिलेशन केल्विन स्केल के ऊपर परफेक्ट आते हैं, इसलिए एब्सोल्यूट स्केल है। जबकि चार्ल्स और बॉयल्स के रिलेशन जो है डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर पूरे नहीं उतरते, इसलिए इनको एब्सोल्यूट स्केल नहीं कहा जाता। चूंकि ये दोनों रिलेशन केल्विन के ऊपर पूरे होते थे, इसलिए केल्विन को परफेक्ट एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट जीरो स्केल कहा जाता है। और ये दोनों रिलेशन दूसरे डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर पूरे नहीं उतरते, इसलिए इनको एब्सोल्यूट स्केल नहीं कहा जाता। अब वजह मैंने आपको जैसे कहा था कि इन दोनों को एब्सोल्यूट क्यों नहीं कहा जाता, इसको एब्सोल्यूट कहा जाता है के को, वजह क्या है, रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन बच्चों ये है कि जीरो का फर्क है केल्विन के अंदर in Kelvin scale, zero has lowest value, but zero has no value in degree centigrade एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, जीरो हैज जस्ट आर्बिट्रेरी वैल्यू इन सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। अब देखें जो केल्विन स्केल है, इसके अंदर जीरो की सबसे कम वैल्यू होती है, और जो केल्विन है वो जीरो से स्टार्ट होता है। केल्विन के अंदर जीरो की सबसे कम वैल्यू होती है, ये डिजिट भी है और वैल्यू भी रखता है, और केल्विन की जो केल्विन है इस लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है। जबकि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के अंदर जो जीरो है ये कोई वैल्यू नहीं रखता है, ये जस्ट एक आरजी वैल्यू है। क्या कि डिग्री सेंटीग्रेड में एक तरफ जीरो के ज्यादा पॉजिटिव वाले हैं, एक तरफ नेगेटिव वाले हैं, इसी तरह फ़ारेनहाइट में एक तरफ पॉजिटिव वाले हैं और एक तरफ नेगेटिव है, इसलिए जीरो की डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट ये है कि एक तरफ ज्यादा वाले एक तरफ कम वाले, ये आर्बिट्रेरी डिजिट है। आर्बिट्रेरी डिजिट की वैल्यू ना होने की वजह से इनके मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, और इसके ऊपर चार्ल्स और बॉयल्स लॉ इसलिए कैलकुलेशन करते वक्त पूरा नहीं उतरते। जबकि जीरो जो केल्विन स्केल में सबसे कम वैल्यू रखता है और केल्विन इसी से स्टार्ट होता है, तो केल्विन के अंदर इसकी वैल्यू भी है और डिजिट भी है, और जब हम इस पर कैलकुलेशन करते हैं तो पूरी आती है क्योंकि जीरो यहाँ वैल्यू रख रहा है।
और जब वो पूरी आती है तो ये परफेक्ट स्केल बन जाता है, एब्सोल्यूट मुकम्मल 100% स्केल बन जाता है। तो ये एब्सोल्यूट 100% स्केल नहीं बनते, कभी कैलकुलेशन सही दे देते हैं, कभी जीरो की वैल्यू ना होने की वजह से कैलकुलेशन नहीं देते। तो मैंने आपको बता दिया जी क्यों जो आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो की वैल्यू नहीं है। और केल्विन क्यों एब्सोल्यूट स्केल है, क्योंकि इसके अंदर जीरो की लोएस्ट वैल्यू है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। अभी हमने कैलकुलेट किया है, ड्राइव किया है केल्विन स्केल पर। तो अब हम इसको ग्राफ की शक्ल में भी देख सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसकी मदद से, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, चार्ल्स लॉ के ग्राफ के तहत देखेंगे, क्योंकि चार्ल्स लॉ में भी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान हम ग्राफ लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए आपके पास 2 डायमेंशनल ग्राफ है, तो हम वॉल्यूम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं और टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। यहां पर जीरो होगा, ओरिजिन होगा ग्राफ का, यहां पर दोनों क्वांटिटी जीरो होंगी। इधर टेम्परेचर राइट में बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर लेफ्ट में माइनस में जाएगा, कम होगा, इधर टेम्परेचर ज्यादा है। ऊपर वॉल्यूम जीरो से ऊपर प्लस में जा रहा है V, और नीचे जो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम डैश नीचे कम होगा। ये जीरो राइट साइड पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, लेफ्ट साइड में कम। इसी तरह वॉल्यूम ऊपर राइट साइड में ज्यादा हो रहा है और लेफ्ट साइड में कम। अब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ हासिल करते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के दरमियान स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि बराह रास्त लगा है, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है। अगर इस स्ट्रेट लाइन को मजीद आगे बढ़ाते जाएं तो ये स्ट्रेट लाइन टेम्परेचर या आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है उसको ये आपके पास -273 के ऊपर कट करती है। अब पहले ये जो स्ट्रेट लाइन आपको हासिल हुई है, ये इसको हम कहते हैं आइसोबार। आइसोबार कहते हैं। आइसोबार बच्चों क्यों कहते हैं? आइसो का मतलब सेम, ठीक है। बार का मतलब होता है ये प्रेशर के यूनिट है। किसके यूनिट है? प्रेशर के यूनिट है। क्योंकि ये प्रेशर के यूनिट है तो हम एक ही प्रेशर के ऊपर हासिल कर रहे हैं, इसलिए इसको आइसोबार कहेंगे, सेम प्रेशर के ऊपर हासिल होने वाली गर्म। अब ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसको हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर लाइन को -273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर कट करेगी, जो कि 0 केल्विन के ऊपर होता है। और इसी के ऊपर हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम गैस का 0 हो जाता है। और यू कैन सी, तुम देख भी सकते हो कि -273 सेंटीग्रेड जो है वो हॉरिजॉन्टल यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है 0 वैल्यू रख रहा है। इसके ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। किसी भी गैसेस के लिए ये टेम्परेचर जो -273 सेंटीग्रेड है, ये हासिल करना अनअटेनेबल होता है, क्योंकि ये लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई भी गैस पहुंचने से पहले ही लिक्विड या सॉलिड में चली जाती है, गैसेस पोजीशन में नहीं रहती, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा तरीन टेम्परेचर है। तो देखें, जब ये गैस इस पर पहुंचने से पहले ही सॉलिड या लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, तो आगे किस तरह इस तक हम पहुंचेंगे? सपोज करें एक लाइन है आपके पास किसी भी गैस की गैसीय स्टेट में, जहां तक लाइन जो है, लाइन जहां तक ये गैस गैसीय स्टेट में है, इससे आगे जो डॉटेड है वो या सॉलिड है या लिक्विड है। तो यहां तक तो गैसीय स्टेट पोजीशन में रहने की वजह से, गैस का डेटा होने की वजह से ये लाइन ड्रॉ हो गई है। आगे प्रीवियस डेटा को हम सपोज करके उसकी बुनियाद पर आगे डेटा बनाएंगे और ये लाइन आगे ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन जाकर आगे -273 सेंटीग्रेड को कट करती है। हमारा ये अमल
कि प्रीवियस डेटा की बुनियाद पर आगे डेटा सपोज करके ग्राफ ड्रा करना एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है, एक्स्ट्रापोलेट कहलाता है। उसके अंदर ये लिखा होता है एक्स्ट्रापोलेशन या एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेशन on the basis of previous data if further graph is plotted is called extrapolation। ये एक्स्ट्रापोलेशन वहां पर होता है जब आगे डेटा ना मिल रहा हो, तो प्रीवियस डेटा को सपोज करके फिर आगे ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। इसे एक्स्ट्रापोलेट, मजीद बढ़ाना एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। अब ये जितनी भी गैसेस की लाइंस लेंगे, वो सारी लाइंस को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे वो -273 सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर कट करेंगे और वो ये ज़ाहिर करते हैं कि यहाँ पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब अगर हम यहाँ पर जो प्रेशर है ये सेम रखें, मसलन P1 प्रेशर हम ले लेते हैं अब, और मैस हम सपोज करते हैं कि M1 है। ये M1 मैस के ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन हासिल की है। कांस्टेंट प्रेशर P1 है और मैस M1 है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर 3 मुख्तलिफ मैसेज के लिए स्ट्रेट लाइन लें तो हमें 3 मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन हासिल होती हैं। यानी प्रेशर तो सेम रहे लेकिन 3 मुख्तलिफ मैसेज के लिए ग्राफ हासिल करें तो हमें 3 मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। एक ये M3 पर हासिल कर रहे हैं, प्रेशर P1 सेम है बच्चों। इसी तरह एक ये इसे हम M2 पर हासिल कर रहे हैं, यहां भी प्रेशर सेम है। देखें दरमियान वाली लाइन M1 मैस है, डिफरेंट प्रेशर सेम P1। नीचे M2 पर हम लाइन हासिल कर रहे हैं, मैस डिफरेंट प्रेशर सेम। तीसरी लाइन M3 पर हासिल कर रहे हैं, प्रेशर सेम। तो तीनों लाइन को जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये भी आपके पास कट करती हैं किस पर, ये -273 सेंटीग्रेड पर कट करें। अच्छा, जो दरमियान वाली लाइन है यहां पर अगर हम T1 पर लेते हैं एक पॉइंट और इसका वॉल्यूम पर पॉइंट होगा V1, ठीक होगा। अगर हम मजीद टेम्परेचर बढ़ा देते हैं T2 तो T2 पर इसका हो जाएगा, इसका वॉल्यूम की लाइन खींचे तो ये हो जाएगी T2 V2। अब अगर गौर करें कि जैसे हमने T1 पर ग्राफ हासिल किया V1, टेम्परेचर बढ़ा दिया T2 और T2 पर वॉल्यूम हो गया V2, वॉल्यूम भी बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नोट कर लें, T1 पर हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं V1, T2 टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया है तो वॉल्यूम भी बढ़कर ये T2 टेम्परेचर पर लाइन V2 हासिल हो जाएगी। ये आपके पास आ गई V2। अब जी आपके पास जो हमने प्रेशर सेम रखकर 3 डिफरेंट मैसेज के ऊपर ग्राफ हासिल किए हैं, M3 की ये स्लोप आई है, M1 मैस की ये स्लोप है और M2 की ये स्लोप है। अब ये 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन डिफरेंट स्लोप रखती हैं ड्यू टू डिफरेंट मैस। हालांकि प्रेशर तो सेम है, इनकी वजह बयान करते हैं। वजह मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा मैस M3 होगी, उससे कम M1 होगी, उससे कम M2 होगी। और सर्दी आपने तो डायरेक्टली बता दिया कि M3 से कम M1, M1 से कम M2, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बेटा आपको बताता हूं। देखें, जो मैस होती है, मैस मोर नंबर ऑफ मोल्स, ये आपने पढ़ा होगा ना, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसकी मैस ज्यादा होगी। मतलब मोर नंबर ऑफ मोल्स
और जब नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो मोर वॉल्यूम। ये कैसे? ये आपने एवोगैड्रो में पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने मोल बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसलिए जब मास ज्यादा होगी तो मतलब आपके पास मोल ज्यादा होंगे, मोल ज्यादा होने से वॉल्यूम क्या हुआ? ज्यादा। और यहाँ पर नोट करें M3 मास सबसे ज्यादा है तो इसके अंदर मोल सबसे ज्यादा होंगे और वॉल्यूम भी इसका सबसे ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम इसका सबसे ज्यादा होगा तो इसकी जो लाइन है वो ज्यादा वॉल्यूम की तरफ जाएगी। इसकी चूंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम की वैल्यू लेने के लिए ज्यादा वॉल्यूम की तरफ जाएगी और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? ज्यादा। स्ट्रेट लाइन क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा वॉल्यूम की लाइन की तरफ जाएगी। जब ज्यादा जाने से उसका स्लोप ज्यादा हो जाता है। तो इससे कम M1 की मास है तो M1 की मास कम है तो कम होने से इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम। जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो लाजमी बात है वॉल्यूम क्या होगा? कम। लेस मास लेस नंबर ऑफ मोल्स और लेस वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कम होगा तो इस लाइन की वॉल्यूम की वैल्यू कम है। कम होने की वजह से ये वॉल्यूम की लाइन से जरा दूर रहेगी, इसलिए ये M3 से जरा दूर है। दूर होने की वजह से इसकी फिर स्लोप जो डायग्राम वो कम होगी। अब सबसे कम जो मास है तो दैट इज M2। इसकी मास सबसे कम है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे। फिर लाजमी बात है इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। अब इसका वॉल्यूम सबसे कम है स्ट्रेट लाइन का तो फिर ये इसके वॉल्यूम की वैल्यू क्योंकि सबसे कम है तो फिर वॉल्यूम वाली लाइन से ये ज्यादा दूर होगी। जब ज्यादा दूर होगी तो इसकी स्लोप फिर कम है। तो मैथ्स की मिलाकर आपके पास तीन डिफरेंट लाइन स्ट्रेट हासिल होती हैं, उनकी स्लोप भी डिफरेंट होती है। ये एम कैट ई कैट में आता है। नोट कर लें अच्छे तरीके से बेटा। अब जरा एक और चीज नोट करें कि T2 टेम्परेचर अगर हम सेम लिखें, T2 टेम्परेचर के ऊपर ये T2 टेम्परेचर P आपके पास M1 वाली लाइन को कट कर रहा है तो M1 वाली लाइन का अगर हम ग्राफ वॉल्यूम की तरफ बढ़ाएं तो ये V2 हासिल होता है। अब इस T2 टेम्परेचर को हम सेम रखते हुए इसको आगे बढ़ाएं तो ये कट कर रहा है M3 लाइन को। यहाँ M3 लाइन, अब M3 लाइन का ये वॉल्यूम की तरफ लाइन खींचे तो ये आपके पास V3 आ गया। अब नोट करें T2 टेम्परेचर सेम है लेकिन T2 टेम्परेचर जब M1 लाइन को कट करता है तो इसका वॉल्यूम V2 आता है। अब ये T2 टेम्परेचर को बरकरार रखते हुए अगर हम M3 लाइन को कट करें तो इसका वॉल्यूम V3 आता है। V3 जो है V2 से ज्यादा है, हालांकि टेम्परेचर तो सेम है। टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है वॉल्यूम का यहाँ टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम V3 V2 एक ही टेम्परेचर के ऊपर है लेकिन वॉल्यूम V3 V2 से ज्यादा है। ये ड्यू टू डिफरेंस इन मास, क्योंकि M3 का मास ज्यादा हो गया है, मास ज्यादा होने से वॉल्यूम ज्यादा हो गया इसलिए V3 ज्यादा है। और V2 जो है M1 का है इसकी मास कम है, इसका वॉल्यूम कम है इसलिए V2 कम है। अब V3 और V2 एक ही टेम्परेचर के ऊपर दो वॉल्यूम है लेकिन V3 चूंकि मास ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो गया और V2 कम मास की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया। V3 ग्रेटर देन V2 ड्यू टू डिफरेंस इन मास एट सेम टेम्परेचर जो टेम्परेचर T2 पर हासिल किया। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और ग्राफ लेते हैं जिसमें आपके पास हम मास सेम रखेंगे लेकिन प्रेशर को डिफरेंट करेंगे और तीन स्ट्रेट लाइंस हासिल होंगी। अब वो तीनों स्ट्रेट लाइंस की स्लोप किसकी वजह से डिफरेंट होगी? प्रेशर की वजह से। वहां पर हम जो मास है वो सेम। आइए तो देखते हैं। आप जरा गौर करें, अगर हम यहां एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, यहां पर वॉल्यूम टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक हो गया, वॉल्यूम अलोंग वाई एक्सिस, यहां पर 0 V डैश, इधर टेम्परेचर T डैश। अब ये लाइन आपके पास कट करेगी। अब देखेंगे यहां पर मैथ सेम है लेकिन तीन मुख्तलिफ प्रेशर पर तीन स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है, उनकी स्लोप तीनों की डिफरेंट है। अब इनकी स्लोप जो
ड्यू टू प्रेशर डिफरेंट होती है, इनको डिस्कस करते हैं। तो T2 को अगर हम बढ़ाते हैं, ये P1 को यहाँ पर कट करता है, अगर इस लाइन को भी वॉल्यूम की तरफ ले जाए तो यहाँ ये V2 आ जाता है। अब V2 V1 से ज्यादा है, क्योंकि T1 से T2 टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए V1 से V2 वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर हर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब जरा गौर करें बच्चों इस तरफ कि अब ये तो हमने यहाँ नोट करें कि P3 की स्लोप सबसे ज्यादा है और P2 की स्लोप सबसे कम है। हालांकि मैथ यहाँ सेम है, तो ये तीनों की जो स्लोप्स है वो विद रिस्पेक्ट टू मैथ डिफरेंट होती है। ये तो आपको पता है, ये क्लियर है कि जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो स्ट्रेट लाइन की जो वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा वॉल्यूम के करीब, वो ज्यादा वॉल्यूम वाली लाइन के करीब जाएगी और स्लोप ज्यादा होगी। अब यहाँ पर मैथ सेम है लेकिन तीनों लाइंस की स्लोप डिफरेंट है, ये ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर है। अब नोट करें जो P3 प्रेशर है ये सबसे कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसमें? बॉयल्स लॉ में। तो जब प्रेशर सबसे कम होगा तो मतलब वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा तो इसके वॉल्यूम की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी स्ट्रेट लाइन की, और ये ज्यादा वॉल्यूम वाली लाइन की तरफ जाएगी, इसलिए फिर ये ज्यादा जो है वो गेट कर लेगी स्लोप। इसके बाद प्रेशर कम है P1 का, इसके बाद P1 का प्रेशर ज्यादा है। जब यहाँ पर P1 का प्रेशर ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम उतना क्या हो जाएगा? कम। तो स्ट्रेट लाइन का जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वो फिर स्ट्रेट लाइन का वॉल्यूम जब कम होगा तो वो वॉल्यूम वाली लाइन से जरा परे जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसलिए वो फिर कम स्लोप हासिल करेगी। और सबसे जो प्रेशर ज्यादा है आपके पास वो P2 का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? P2 का सबसे ज्यादा है। सर जी यहाँ पर आप उल्ट लिखे जा रहे हैं, तो P3 से प्रेशर किसका ज्यादा? P1 का। और P1 से ज्यादा किसका? P2 का। क्योंकि P2 का प्रेशर सबसे ज्यादा है बच्चों, तो फिर इसका वॉल्यूम सबसे क्या होगा? कम। जब इस लाइन का वॉल्यूम सबसे कम होगा तो फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है तो वॉल्यूम से दूर जाएगी ना, दूर जाएगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे कम है। तो ये जब दूर जाएगी, ज्यादा हटवी हो जाएगी, तो फिर ये सबसे कम स्लोप गेट करेगी ड्यू टू प्रेशर। जिसका प्रेशर सबसे कम होगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, तो वो वॉल्यूम वाली लाइन के सबसे ज्यादा करीब जाएगी। जब करीब जाएगी तो उसका आपके पास स्लोप ज्यादा होता जाएगा। और जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का जब वॉल्यूम कम होगा तो वो आपके पास ये जो वॉल्यूम वाली लाइन है इससे दूर जाएगी, उसका स्लोप कम हो जाएगा। फिर और आप प्रेशर बढ़ाओगे तो स्ट्रेट लाइन जो हासिल होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम अब प्रेशर बढ़ने से और कम हो गया है, वो आपके पास स्ट्रेट वाली लाइन से जो आपके पास वॉल्यूम वाली लाइन है उससे और दूर चले जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैथ सेम है लेकिन प्रेशर डिफर होने की वजह से आपके पास 3 स्लोप्स हासिल हो रही है। अब जरा यहाँ एक और गौर करें कि ये जो T2 टेम्परेचर है इसको हम बरकरार रखते हैं तो ये आपके पास P3 वाली लाइन को कट करता है, और P3 वाली लाइन को वॉल्यूम की तरफ ले जाएं तो V3 हासिल होता है। अब यहाँ और करेंगे, टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर T2 पर P1 लाइन के ऊपर वॉल्यूम हासिल होता है V2, टेम्परेचर सेम है, लेकिन टेम्परेचर T2 के ऊपर P3 वाली पर वॉल्यूम हासिल होता है V3, और V3 वॉल्यूम जो है V2 वॉल्यूम से ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर ये एट सेम टेम्परेचर के ऊपर हासिल हो रहे हैं। वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रोल नहीं है, वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रोल नहीं है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहाँ पर एक ही टेम्परेचर के ऊपर जो P3 का वॉल्यूम V3 और P1 का वॉल्यूम V2 और P3 का वॉल्यूम V3 जो है ये V2 वॉल्यूम से ज्यादा होता है। ये ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो P3 है इसका प्रेशर कम है और P1 का प्रेशर ज्यादा है, तो कम प्रेशर होने की वजह से वॉल्यूम यहाँ ज्यादा हो गया, तो इसलिए V3 ज्यादा हो गया।
अब P1 का जो वॉल्यूम V2 कम है क्योंकि प्रेशर यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज हुआ, ज्यादा इंक्रीज होने से वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से V2 कम हो गया। अब V3 और V2 जो एक दूसरे से फर्क कर रहे हैं, ये ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर कि V3 का प्रेशर कम होता है इसलिए इसका वॉल्यूम V3 ज्यादा आता है, और V2 का प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए इसका वॉल्यूम कम आता है, हालांकि ये दोनों एक ही टेम्परेचर के ऊपर हासिल किए जा रहे हैं। तो ये आपके MCAT ECAT के क्वेश्चन थे जो मैंने हल किए। अब बेटा ये जितनी भी लाइंस होती है, ये सारी लाइंस अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये -273 सेंटीग्रेड के ऊपर कट करती हैं। अब यहाँ ग्राफ प्रेशर वाले ग्राफ में देख लें, ये तीनों -273 के ऊपर कट करती हैं। यहाँ देख लें ये -273 सेंटीग्रेड के ऊपर कट करती हैं। जितनी भी गैसेस की आप ये स्ट्रेट लाइन लेंगे, ये एंड पर जब कट होंगी तो -273 सेंटीग्रेड के ऊपर कि यहाँ पर आकर इनका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। लेकिन ये ग्राफ आइडियल गैस के लिए होता है क्योंकि आइडियल गैस चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है, ये चार्ल्स लॉ की बुनियाद पर बनाया गया है। ये आइडियल गैस का यहाँ वॉल्यूम जीरो होगा। हमें पता है कि आज तक जितनी भी गैसेस दरियाफ्त हुई हैं वो रियल गैसेस हैं, और रियल गैसेस कभी भी इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती, इसके आने से पहले लिक्विड या सॉलिड में चली जाती हैं, इनके लिए ये मुमकिन नहीं है। और ये जो आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ है। कैसे? आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास महफूज रहती है, लेकिन जरा नोट करें कि आपने मैटर में पढ़ा है। मैटर क्या होता है? मैटर everything which has mass and occupies space, जो mass रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। अब यहां पर जो भी mass रखेगी वो स्पेस घेरेगी, कवर करेगी, और स्पेस घेरेगी तो उसका वॉल्यूम होगा। उसका क्या होगा? वॉल्यूम। जबकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये कहता है कि इसके ऊपर वॉल्यूम जीरो हो जाता है। और भाई अगर वॉल्यूम जीरो हो गया तो मास खत्म हो जाएगी। जो अब आपके पास मैटर के मुताबिक जो मास रखेगी वो वॉल्यूम रखेगी, और यहाँ पर वॉल्यूम जीरो हो रहा है। जब वॉल्यूम जीरो होगा मतलब मास खत्म हो गई, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लें। और वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। तो जो मास रखेगी वो जगह लाजमन घेरेगी, वॉल्यूम लाजमन रखेगी। लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम है वो जीरो हो रहा है, वॉल्यूम जीरो हो रहा है मतलब मास जीरो हो रही है, ये मुमकिन नहीं है। इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये इसके बेटा इसमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के खिलाफ है, ये भी मैंने बता दिया है। और आपको प्रेशर सेम रख के 3 मुख्तलिफ मैसेज के ऊपर ग्राफ दिखाए और उनकी स्लोप्स को डिस्कस किया, और मैस सेम रखकर 3 मुख्तलिफ प्रेशर के ऊपर ग्राफ दिखाए विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो ये सारा हमने काम किया और ये साबित किया कि जो केल्विन है ये एब्सोल्यूट परफेक्ट स्केल है, और कैसे इस पर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन पूरे उतरते हैं, और जबकि डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट पर पूरे नहीं होते थे। हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो खुश रहें, आबाद रहें। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसके अंदर जो छोटे छोटे आपके पास डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज़।